नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर का नाम पीके यानी प्रमोद कुमार। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, उस बात को बीते हुए लगभग 20-21 साल हो चुका था। तो हुआ क्या था प्रमोद के साथ में, आइए चलते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा नया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो उस चैनल पर जाइए आप लिंक के थ्रू और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उन कहानियों का आनंद भी लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की पीके की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, लेकिन लोग बाग मुझे पीके पीके भी कहते थे। मेरा जो खुद के उस्ताद जो थे उनका नाम था अवधेश, और उम्रदार व्यक्ति थे, अनुभवी ट्रक ड्राइवर थे। मेरा नसीब था कि उनके साथ में मैं काम कर रहा था। बहुत ही काबिल और जोग ड्राइवर थे। मैं उनके साथ लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ। अब मुझे उन्होंने ट्रक लाइन की बारीकियाँ एक से एक बढ़ कर के सिखाई थी, जो हर कोई ड्राइवर जानता भी नहीं है। अब जो उनकी एक कमी थी ना, वो मैं बताता हूँ आपको। वो लगातार उनसे आप 3 दिन ट्रक चलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलाते रहेंगे। 3 दिन के बाद वो कहते हैं ना कि बस अब नहीं, अब मुझे अब पीना है, खाना है और रुकना है। और वो ऐसा करती भी थे। हम उनके साथ में लंबी लंबी यात्राएं कर रखे हैं। हाँ, मैं तो उनका नस नस से वाकिफ था कि उस्ताद जी का बॉडी लैंग्वेज अब क्या कह रहा है। मैं एक एक बात का मतलब समझता था। खैर, जो उस्ताद जी थे ना, पीते तो जरूर थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि अब दारू पी लिया ट्रक के स्टीयरिंग संभाल लिए, कभी नहीं। दारू पीने के बाद ट्रक में तो घुसते भी नहीं थे। कहते कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। अब तो सुबह नहा धो करके पवित्र होकर के तभी हम ट्रक में घुसेंगे। बिल्कुल जाते नहीं थे ट्रक में, अंदर पहुंचते नहीं थे। उनका अपना नियम था, नियम का पालन कर रहे थे। आज सबसे बड़ा शौकीन थे, दारू के साथ साथ तो था ही, मटन का बहुत शौकीन थे। अगर उनको कहीं सूंघ भी जाए ना तो मचल जाते थे, रोक देते थे ट्रक। जहां पार्किंग की जगह मिल गई, मटन का स्वाद जरूर लेते थे। चटोरे किस्म का इंसान थे, लेकिन थे दिल के बड़े सच्चे, नेक बंदा। मैं तो उनको लगातार 3 साल से जान रहा था। खैर, हम लोग एक लंबी यात्रा कर रहे थे। अब तो हम हर एक प्रदेश में जाते रहते थे, कभी यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसा कोई अब प्रदेश हमने छोड़ा ही नहीं है, महाराष्ट्र से गुजरात तक। और ये हमारा जो ट्रक था गुजरात में था। अब हम 3 दिन से लगातार सफर कर रहे थे। कभी मैं ट्रक चला रहा था। जब मैं थक जाता तो मेरे उस्ताद, यानी मेरे उस्ताद जी का नाम था अवधेश जी। मैं नाम से उनको कभी पुकारता ही नहीं था। या तो मैं उस्ताद जी बोलता था या फिर चाचा जी। और उस्ताद जी कहने पर वो गुस्सा भी हो जाते थे कि क्या उस्ताद बात करता रहता है, अरे चाचा जी बोला कर, सीधी सी बात है। लेकिन मेरे जवान जो था ना, कभी कभी उस्ताद जी भी बोल देता था, तब वो मेरे पर भड़क भी जाते थे। खैर, मैं उस रात की बात बता रहा हूँ। 3 रात हम लोग अब ट्रक चलाते हुए, सफ़र करते हुए, कभी मैं कभी उस्ताद जी, और ऐसे ही 3 रात हो चुका था। अब हम जो मंजिल था ना हमारा गुजरात का, बस मात्र करीब 150 किलोमीटर रह गया था। अब रात हो रही थी, रात हो चुकी थी, लगभग रात का 8 बज रहा था। हम दोनों लोग थके हुए मांदे, ना तो हमारे कपड़े की सफाई हो पाई थी
और ना ही ट्रक की धुलाई उलाई। ट्रक भी गंदगी से भरा हुआ था। और हमारे जो उस्ताद जी थे ना, सफाई पसंद इंसान थे। वो अपने कपड़े भी स्वच्छ रखते थे और उस ट्रक को तो बिल्कुल चमका के रखते थे। लेकिन अब 3 दिन लगातार चलने के बाद जैसा हम लोग की हालत थी, एकदम वैसे ही ट्रक का हुआ पड़ा था। अब उस्ताद जी कह रहे थे कि आज हम लोग कहीं रुकेंगे, उचित स्थान देख करके, जहाँ पर हमारी ट्रक की भी सफाई हो सके, हमारी भी सफाई हो सके और हमें खाना पीना भी सही ढंग से मिल सके। मैं उनका मतलब समझ गया था कि आज उस्ताद जी मूड में हैं और मटन तो जरूर चाहिए और दारू तो उनके पास में रहती ही थी। और वही अब देख रहे थे, रास्ता पर चलते हुए और नजरें अब रोड के साइड में दुकानों पर लगी रहती थी। आज संजोग से जिस बस्ती से हम गुजर रहे थे ना, वहाँ पर बकरे के दुकान भी थे। बकरा कई टंगे हुए थे और तभी वो कहे, अरे पीके देख उधर, उधर देख कितना बढ़िया मीट वहाँ पर दिखाई दे रहा। बकरा ही होगा, मैं देख करके अंदाजा लगा चुका हूँ। ऐसा करते हैं, अब इस ट्रक को बस्ती के बाहर कोई उचित स्थान देखकर रोकते हैं, जहाँ पर पानी वानी का भी समस्या ना हो, पानी भी हमें मिल जाए। तब तो मज़ा आ जाएगा आज रात को हमें स्टे करने का। मैं उस्ताद जी का पूरा मतलब समझ चुका था कि उस्ताद जी अब चाहते क्या है। अब वही हुआ। अब बस्ती में तो हम इतना बड़ा ट्रक लगा नहीं सकते थे, लंबी चौड़ी ट्रक थी। रोकने का मतलब कि यातायात बाधित होना, और उस्ताद जी कभी ऐसा काम करते भी नहीं थे। हम बस्ती से अब आगे निकल आए थे। हम ऐसे जगह की तलाश में थे, उस्ताद जी तलाश कर रहे थे जहाँ पर ट्रक सुरक्षित खड़ा हो जाए और आवागमन में कोई दिक्कत भी ना हो और हमारा काम भी सारा हो जाए। वो जगह की तलाश हमारी खत्म हुई। हमें एक पानी का पोखर के पास अब वो जगह दिख गई थी। साफ सुथरा जगह थी। हाँ, पेड़ों का इलाका जरूर था और जगह इतनी खुली थी कि ट्रक को हम आराम से पार्क कर सकते थे। हाँ, वही उस्ताद जी ने किया। जब ट्रक पार्क कर दिए ना, तब हम लोग थोड़ा चैन के सांस लिए। खाना पीना तो कभी कभी हम लोग ट्रक में ही बना लिया करते थे, सारे साधन हमारे पास में था। और उस्ताद जी तो आज चाहते थे कि मैं जाके मटन ले आऊँ और बनाऊँ। वो मेरे हाथ का मटन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और मैं भी खुश हो जाता था उस्ताद जी जब तारीफ़ करते थे कि वाह फीके, क्या मटन बनाया है, देख तो मैं तो खाता ही, उंगलियां चाटता ही रह जाता हूँ। और वाकई में वो तारीफ़ मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी। खैर वही हुआ, ट्रक लग चुका था, बगल में पानी का पोखर जैसा भी था और ट्रक की हालत तो बहुत बेकार हुई पड़ी थी। हर तरफ गंदगी गंदगी नजर आ रहा था। उस्ताद कहने लगे कि प्रमोद एक काम कर, अभी रात का 8:15 बज रहा है, तू जल्दी जा, पहले तो मटन का व्यवस्था कर, इसके बाद मैं तब तक काम पर लगता हूँ। ट्रक की साफ सफाई हम करते हैं और जल्दी आ, तेरे बगैर ये पूरा काम हो नहीं पाएगा। बहुत सारा काम करना है, देख हमें कपड़े भी धुलाई करना है और इसके बाद हमें भोजन भी बनाना है, खाना भी बनाना है। अब समझ ले कितना अब वक्त है। और इसके बाद मैं दौड़ता हुआ लगभग उस बस्ती की तरफ चल पड़ा था और वहाँ से बस्ती लगभग 700 मीटर 800 मीटर के आसपास रही होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो वाकई में उस जगह की लाइटें अब बंद होने लगी थी। मतलब अब वहाँ का टाइम हो चुका था। 8:30 के आसपास मैं दुकान पर पहुँचा ना, तो जो मटन का शॉप हमने जो ट्रक में से देखा था, वो अपना मटन उतार उतार करके जो टंगे हुए थे अब फ्रीजर में रखते जा रहे थे। और उसी वक्त मैं पहुँचा, भैया मटन दे दीजिए। अब वो जो मटन वाले थे ना, अब मटन तो रख रहे थे, कहने लगे बोलो कितना देना है, जल्दी बताओ। और तब मैंने बताया कि आप इतना मटन दे दीजिए। अब उन्होंने मटन दिया और इसके बाद उस्ताद जी कुछ और बात बोले थे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। मैं उस चीज़ को याद ही नहीं कर पाया कि उस्ताद जी ने क्या मंगाया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया। और वैसे तो हर सामान हमारे
केबिन के अंदर मौजूद था। सब कुछ, सब्जी से लेके प्याज तक, लहसुन तक, हर चीज़ था। अब ऐसी एक चीज़ का नाम बताए थे जो मैं भूल चुका था, जल्दीबाजी के कारण में। खैर, मैं जानता था कि उस्ताद जी नाराज होंगे, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल चुका हूँ। जब मैं पहुँचा ना, तो लगभग 9 बज रहा था। और उस्ताद जी बाल्टी लेकर के, मग्गा लेकर के ट्रक की अब धुलाई कर रहे थे। अब जहाँ तक उनकी पहुँच हो रही थी, अब पानी मार रहे थे, सफाई कर रहे थे। हाँ, मुझे जब देखे ना, तब कहने लगे, पीके मटन को रख दे केबिन के अंदर में और आजा, पहले हम ट्रक की चमकाते हैं, सफाई करते हैं। यही तो हमारी रोजी रोटी है। अब वाकई में हम जब लगे ना, तो 10 बज चुका था। पूरा ट्रक चमका दिया था हमने, लेकिन कपड़ा धोने का वक्त ही नहीं मिला और हम दोनों के दोनों अब थक भी चुके थे। अब इतना मेहनत था, इतना बड़ा ट्रक को हर साइड से चमकाना आसान काम थोड़ी था। लेकिन उस्ताद जी जो थे ना, बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान थे और सफाई पसंद इंसान थे। अब तो इस दुनिया में वो नहीं है, उनकी कमी मुझे ज़रूर खलती है। अब उसके बाद जब ट्रक धुल गया ना, तब हम लोग कुछ पल के लिए अब आराम करने लगे थे। 10 बजने के बाद में जो आसपास जहाँ पर हम बस्ती में से मटन ले आए थे, और उस जगह पर भी अब अंधेरा अंधेरा अब दिखाई दे रहा था। और उस जगह से जो हमारा लक्ष्य था ना, जहाँ हमारी मंजिल, जहाँ हम ट्रक को माल खाली करने वाले थे, मात्र 150 किलोमीटर की दूरी था। अगर हम सुबह अभी चलते ना 4 बजे, तब भी आराम से पहुंच सकते थे वक्त पर अपना। और उस्ताद जी ने सब कुछ सोच समझ करके, कैलकुलेशन करके सारा काम करते थे। और उन्होंने मुझे बताया भी था कि हम सारी रात आराम करेंगे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम निकल लेंगे और वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खैर, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम अपने अपने काम में जुट गए। सारा सामान खाने का अब हमने निकाल लिया था, स्टोव से लेके पतीला तक। मैं प्याज काटने लगा, उस्ताद जी भी हमारी मदद कर रहे थे, लहसुन वगैरह जो भी था, अदरक वगैरह छिल रहे थे। इसके बाद हम अब एक तरह से मटन को तैयार करने लगे थे। तड़का लग चुका था, स्टोव जल चुका था, अब खाना तो मैं ही बना रहा था। आखिरकार जब मेरी नमक के शीशी पर अब नजर गई ना, तो मैं एकदम सकपका गया था। तभी मुझे याद आ गया कि अरे, उस्ताद जी ने नमक ही तो बोला था कि नमक खत्म हो गया है। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। सब कुछ किया कराया अब जैसे मिट्टी हो गया था। अब मैं कभी शीशी को देखूं, खाली शीशी को, और कभी उस्ताद जी की तरफ देखूं जो अब कुछ काम कर रहे थे। अचानक अब मैं एकदम डर गया था कि उस्ताद जी तो आज छोड़ेंगे नहीं, मुझे तो अच्छी सुनाएंगे, खरी खोटी सुनाएंगे। अब मैं क्या करूं? अब तो जितने दुकानें थी कभी का बंद हो चुकी है, तो अब मैं नमक लाऊं तो कहाँ से? तब तक उस्ताद जी की निगाहें मेरे ऊपर पड़ चुकी थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख करके वो समझ चुके थे कि कुछ दाल में तो काला है। अब यहाँ काला नहीं, पूरा दाल ही काली हो चुकी थी। नमक था नहीं, और नमक के बगैर उस मटन का स्वाद क्या आना था। जब मटन की जो नमक का खाली शीशी देखे ना उस्ताद जी, तब वो माजरा समझ गए थे और कहने लगे बड़े प्रेम से, पीके, नमक लाया क्या? मैं एकदम चुप था। गलती मेरी थी। अब मैं उस चीज को अब भुगतने के लिए तैयार था। अब मन ही मन मैं अब एक तरह से अपनी पूरी तैयारी कर रहा था कि क्या जवाब देना है, क्या बताना उस्ताद जी से, कैसे माफ़ी मांगना है। जब वो 2 बार बोले, पीके क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा, ऐसे ही बोलते थे, अजीब सा, बड़ा मज़ा आता था उनकी आवाज़ सुन करके। डांटते भी थे ना, तो बड़े प्यार से डांटते थे, बड़ा अदब से। और डांटना जो था ना,
मैं समझता था कि कितना बड़ा मेरे लिए भारी पड़ता था। अब वही मीठी आवाज़ में कह रहे थे, पीके नमक लाना भूल गया ना? कोई बात नहीं, आज बिना नमक के ही हम सब्जी खाएंगे। तुम्हें तो बिना नमक के सब्जी खाने में मज़ा आता है ना, मुझे भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं नमक को। अब मेरा जो शरीर था ना, अब उस्ताद जी की बात सुन करके कांपने लगा था। थे मेरे उस्ताद ही, मैं उनका रिस्पेक्ट करता था। अब कैसे मैं ना नमक को भूल गया, मैं अपने आप को अब एक तरह से भला बुरा कर रहा था कि मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आसपास देखने लगा तो जहां तालाब था ना, तालाब से थोड़ी दूरी पर एक जगह पर मुझे रोशनी आती हुई नजर आई। और तब मुझे लगा कि वहां पर घर है, घर में रोशनी है तो बंदे भी होंगे, बंदे होंगे तो रसोई भी होगी, रसोई होगी तो नमक भी होगा। चलो आज नमक मांग के ही काम चला लेते हैं। और तब मैंने अपने दोनों कान पकड़ते हुए उस्ताद जी से माफ़ी मांगा कि उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती है, मैं भूल गया था। जब मैंने मटन लिया ना, तभी मुझे संदेह हुआ था कि मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। उस्ताद जी ने बोला था, लेकिन मुझे उस जगह पर याद नहीं आया। जब मैं अभी खाली शीशी देखा हूँ ना, तब मुझे याद आ गया कि आपने नमक के बारे में बोला था कि पीके नमक भी लेके आना। उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दो। उस्ताद जी तो ऐसे ही मीठी आवाज़ में डांटते थे, कहने लगे, कोई बात नहीं पीके, मेरे से भी गलती हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आज बिना नमक के ही सब्जी खा के देखते हैं, मज़ा आएगा आज। लेकिन मैं कहने लगा, उस्ताद जी बस एक काम करता हूँ, सामने मुझे एक घर जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ रोशनी नज़र आ रही है, मैं जाता हूँ और नमक मांग के लाता हूँ। उस्ताद जी उधर देखने लगे जिधर मैं इशारा किया था। वाकई में रोशनी नज़र आ रही थी। उस्ताद जी कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम मांग के ला सकते हो तो जाओ। और फिर मैं रोका नहीं, लेकिन 2-4 कदम ही चला था ना, तो उस्ताद जी मुझे वापस बुला लिए। अरे सुनो 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 पीके, इधर आओ इधर आओ। मैं थोड़ा डर गया था कि अब मेरे से क्या गलती हुई। और तब कहने लगे कि अगर जा ही रहे हो तो एक काम और करते आना। मैंने बोला कि उस्ताद जी बताइए तो सही, क्या काम है। और तब वो कहने लगे कि देखो, लाल मिर्च भी तुम भूल चुके हो। अब तो मुझे एक तरह से वो भी बात याद आ चुकी थी कि मैं कैसे भुलक्कड़ हो गया। लाल मिर्च भी हमारे पास में नहीं थी, खैर हरी मिर्च तो थी जिसका इस्तेमाल हमारे पास हो चुका था। लेकिन जो उस्ताद जी थे ना, वो लाल मिर्च को भून करके और उसको मसल करके लहसुन प्याज काट करके और वो दारू के साथ पहले आनंद लेते थे। और इसलिए ये जरूरी चीज़ था उस्ताद जी के लिए। कि मैं कैसे लापरवाह हो गया। अब फिर मैं बोला, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था, शायद आज मेरा मूड सही नहीं था इसीलिए। उस्ताद जी कहने लगे, कोई बात नहीं पीके, आराम से जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, रात तो अपनी है ना। और तब तक मैं मटन को देख रहा हूँ। अब फिर मैं धीरे धीरे अब चलने लगा था। जिस जगह पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी, वो जो पानी का पोखर था, वो तो मैं काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। वो जो रोशनी थी ना, रात में तो लग रहा था कि बिल्कुल पास में है, लेकिन मैं जब चलता जा रहा था ना, वो रोशनी और दूर और दूर और दूर होती जा रही थी। मैं लग रहा था ना कि मैं 1 किलोमीटर के ऊपर का सफ़र कर चुका था उस रोशनी के चक्कर में, उस घर के चक्कर में कि ये तो पास में है, ज़्यादा दूर थोड़ी है। लेकिन जब उस जगह पर पहुंचा ना, तब मैं मुड़कर देखा तो मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि मैं कितनी दूरी तय किया हूँ। खैर मैं उस जगह पर आ चुका था और वहाँ पर एक घर जैसा अब दिखाई भी दे रहा था। खेत के अंदर घर बना हुआ था और वहाँ पर रोशनी अंदर से आ भी रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ धुआं भी उठ रहा है, मतलब वहाँ पर कुछ पक भी रहा है। अगर पक रहा है तो नमक भी मिल जाएगा
और लाल मिर्च भी मिल जाएगा। मैं यही सब अंदाजा करके और उस घर के पास पहुंच गया था। बाहर रोशनी जल रही थी, अंदर भी रोशनी थी। मैं जब उस रोशनी के दायरे में पहुंचा ना, तब मैं आवाज देना शुरू कर दिया। कौन है इस घर में? हम मुसाफिर हैं। आप आ जाइए, 1 मिनट में कुछ बात करनी है, कुछ सामान की जरूरत है। लेकिन मेरी आवाज बेकार जा रही थी। जैसे लग रहा था उस घर में कि सब खा पी के सो चुके हैं। लेकिन जो धुआं उठ रहा था ना, उससे मुझे थोड़ा सा अब एक तरह से हौसला बढ़ा कि धुआं तो उठ रहा है, मतलब चूल्हा जल रहा है, अभी लोग सोए नहीं होंगे। लेकिन है कहाँ पर? मैं इतनी आवाज दे चुका था, अब तक उस घर में कोई सोता भी हो, अगर होता ना तो उठ करके आ जाता। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मुझे थोड़ा अब इधर उधर देखने लगा कि बात क्या है भाई। घर के अंदर रोशनी, बाहर भी रोशनी, अंदर चूल्हा सा अब जल भी रहा है या धुआं निकल रहा है, तो इंसान तो होना चाहिए ना। लेकिन उस घर में कोई अब बाहर निकल नहीं रहा। तभी जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा। एक ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। गर्मी भरी रात थी वो, सर्दी रात नहीं थी कि ठंडी की हवा का झोंका अब मेरे पास में आके गुजरे। लेकिन जब ठंडी का हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ ना, तो मैं थोड़ा चौंक गया और पीछे देखा ना अपने मुड़ करके, तब मैं देखता रह गया। एक लड़की थी, उम्र 20-22 या 25 साल की होगी। बाल लंबे लंबे थे लेकिन उलझे हुए लग रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो कंघी करना भूल गई है या अभी उसने नहा करके कंघी नहीं किया। बिल्कुल बिखरे हुए बाल थे और चेहरे पर सुंदरता जो थी ना, गजब की थी। अब मैं भी जवान था, उस लड़की की सुंदरता देख करके एक पल तो मैं उसकी तरफ देखते ही रह गया और वो भी मेरी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही थी। आखिरकार मैंने ही उस लड़की से पहला बात बोला कि जी आपका घर ही है। लड़की बोली तो नहीं, लेकिन सर हिलाने लगे, मतलब घर इसी का है। मैंने बोला देखिए, हम ड्राइवर हैं, हम खाना बना रहे हैं रोड साइड पर। अब हम नमक लाना ही भूल चुके हैं। हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक तो नमक और एक लाल मिर्च की। अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो इसके बिना हमारा खाने का जायका ही खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा उस्ताद जी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आप थोड़ा मेहरबानी कीजिए ना, मुझे दोनों चीज़ें आप दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। उस्ताद जी मेरा बाट देख रहे हैं। वो लड़की तो मुझे घूरती जा रही थी, ना तो उसके मुंह से एक लफ्ज निकला कि कुछ बोले। बार बार मैं ही उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखिए थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नमक ही दे दीजिए, हम नमक ही लेके चले जाएंगे। लेकिन वो लड़की जिस जगह पर खड़ी थी ना, उसी जगह पर खड़ी मुझे घूरती जा रही है, जैसे मैं कोई ऐसा अन्य ग्रह से आया हुआ प्राणी हूं। ऐसा मुझे अब लग रहा था। बार बार मैं उस लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और लड़की मेरी बात को तो सुन रही कि नहीं सुन रही ये भी मैं नहीं जानता था। अगर वो सुनती तो जरूर हाँ या ना में जवाब देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो तो लगातार मुझे घूर रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी, कभी सीरियस हो जाती थी। अब मैं देख करके थोड़ा भौचक्का हो गया कि लड़की कहीं गूंगी बहरी तो ऐसा तो नहीं है। मुझे अब शक होने लगा था। मैं इशारे से बताने का अब कोशिश करने लगा, लेकिन वो इशारा मुझे आता नहीं था। और जैसे ही मैं इशारा करना शुरू किया ना, वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी। कहने लगी अरे मैं गूंगी बहरी नहीं हूं, हंसते हुए अपने घर की तरफ जो रोशनी हो रही थी उसमें भाग गई। कहने लगी अगर लेना है तो जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ। जब वो भागी ना, तब भी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका उसके भागने से मुझे महसूस हुआ। अब मैं उस ठंडी हवा का झोंका से थोड़ा चौंक गया था। गर्मी का टाइम और ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आ गया भाई?
ये 2 बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मुझे सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस्ताद जी से खौफ खाए हुए था। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि अभी नमक मिला या लाल मिर्च मिला कि नहीं मिला। मैं वही चीज़ तो लेने इस घर में आया था। और लड़की भागती हुई घर के अंदर चली गई थी। कह रही थी कि आना है, अगर लेना है तो आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं भी अब कदम अपना बढ़ा दिया था। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा ना, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों पट उसके खुले हुए थे। मैं आवाज़ लगाने लगा कि आप अंदर हो तो लेती आइए ना। तब उसका हंसता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ा, अगर मिर्च चाहिए, नमक चाहिए तो अंदर आकर के ले लो, यहाँ रखा हुआ है। अब फिर वो हंसी बंद हो चुकी थी। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था। अब मैं डरता भी था लड़कियों से। उस्ताद हमें शिक्षा दिया करते थे कि बेटे देखो, तुम जवान हो चुके हो और लड़कियों से थोड़ा दूरी बना कर रखा करो। कि मैं किसी लड़की को घूरता था ना, तो उस्ताद जी देख लेते थे और तब मुझे डांटना शुरू कर देते कि देखो, ऐसे किसी लड़की को घूरा नहीं जाता है, वो बुरा मान जाएगी, ये ठीक नहीं है। और यही सब उस्ताद ने मुझे सिखाया था और उस चीज़ को मैं अमल कर रहा था। मैं दरवाजे पर रुका हुआ कह रहा था कि जी आप ही लेते आइए, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। फिर लड़की की हंसती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, अगर चाहिए तो ले जाओ और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं अब करता तो क्या करता। नमक चाहिए जरूरी और लाल मिर्च बिल्कुल उस्ताद जी को चाहिए थी। आखिरकार मैं हिम्मत करके उस घर में अब जा चला गया। कुछ कदम आगे बढ़ाया और वो छोटा सा घर अंदर से तो मुझे काफी बड़ा सा दिख रहा था। मैं अंदर चलता जा रहा था, वो घर जैसे बड़ा होता जा रहा। तभी जो वो आवाज सुनाई पड़ी, तो मैं पीछे देखने के लिए मजबूर हो चुका था। वो जो दरवाजा था ना, जिसको मैं खुला देख करके आया था, वो दोनों पल्ला दरवाजे का धड़ाम से बंद हो चुका था। ये हवा का झोंके से हुआ, मुझे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन वो अंदर से बाहर से तो घर छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से जितना मैं अंदर जा रहा हूं ना, वो घर और बड़ा और बड़ा। लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो गहरे कुएं के अंदर उतर चुकी हो। हंसती जा रही थी। कह रही है कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, अगर नमक चाहिए, मिर्च चाहिए तो जल्दी आना पड़ेगा। मैं अपना तेज कदम और कर दिया। मैं देखता जा रहा था कि बाहर से देखने में घर तो इतना छोटा सा लग रहा था, अंदर पहुंचते ही ये घर इतना लंबा चौड़ा कैसे हो गया। जब मैं अंदर वाले कमरे में पहुंचा ना, तो बड़ा एक हॉल की तरह दिख रहा था। उसमें रोशनी बिखरी हुई थी, अजीब सी रोशनी, पीली पीली। और वहां रोशनी का क्या साधन था मुझे समझ में नहीं आया। मैं उस हॉल में देखने लगा कि आखिर वो लड़की गई तो कहाँ है। मैं उसको आवाज़ देने लगा कि देखिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप मुझे अब दे दीजिए नमक और लाल मिर्च, मैं निकलूँ, मेरा उस्ताद जी मुझे याद कर रहे होंगे। अब वहाँ तो गहरा सन्नाटा पसर गया था। वो जो हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी ना, वो भी गायब हो चुकी थी। अब वास्तव में मैं चकरा सा गया था। जिधर देखूं अब दीवार के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब ना तो उस कोई ऐसा चीज दिखाई दे रहा था कि जिसके अंदर लड़की चली गई, इसके आगे कोई घर था ही नहीं। आज जहां तक मुझे अंदाजा था कि लड़की इसी कमरे में होना चाहिए था, लेकिन है तो कहां पर है, मुझे जरा भी अनुमान नहीं लग रहा था। और जो मैंने बाहर से धुआं निकलता हुआ देखा था, वो रसोई कहां पर थी। मेरी जो निगाहें थी ना, अब उस रसोई को ढूंढ रही थी कि धुआं जो निकल रहा था आखिर कहां पर है। ना तो लड़की अब मुझे दिखाई दे रही है, ना तो रसोई दिखाई दे रही है। और मैं जब पीछे देख रहा हूं ना, तो अब उस दरवाजा भी मुझे नजर नहीं आ रहा।
मैं एक ऐसे हॉल के चक्रव्यूह में फंस चुका था जिसमें कोई अब दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा था। आज सबसे बड़ी डराने वाली बात यही थी। जैसे ही हॉल में पहुंचा ना, वहां का भौगोलिक स्थिति पूरी की पूरी बदल चुकी थी। वो दरवाजे, जिस दरवाजे से अंदर में आया था, वो दरवाजा तो गायब हो चुका था। अब जिधर देखूं दीवार दीवार दीवार, ना तो उसमें कोई खिड़की, ना कोई सुराख, और ना उस हॉल में कोई सामान तक था। पूरा का पूरा खाली, लेकिन रोशनी पर्याप्त थी उसमें। पीली पीली सी रोशनी मुझे नजर आ रही थी। हाँ, मैं तो जैसे ये सब दृश्य देखा ना, तो मैं डर चुका था। मैं समझ नहीं पाया था कुछ देर तक कि ये मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ, कैसी जगह में आ गया हूं। अब मैं भागना भी चाहता था, लेकिन दरवाजा कोई मिले तब ना। दरवाजा कोई नहीं था। यहां तक कि एक छोटी सी खिड़की भी मुझे उस बड़े हॉल में नजर नहीं आ रही थी। ये हुआ क्या? या कोई मैं ख्वाब में चला गया हूं, या मैं सपने में अभी देख रहा हूं सब कुछ। मुझे तो कई बार अपने आप पर शक भी होने लगा था, लेकिन अपने हाथ का चिकोटी काटता ना, तब दर्द का एहसास होता, और तब मैं कहता, अरे नहीं, ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मैं तो इस जगह पर नमक मिर्च के तलाश में आया था। आइए, हुआ क्या मेरे साथ में? वो लड़की खूबसूरत कहाँ गई? वो जो चूल्हा जल रहा था, जिसकी धुआं बाहर निकल रहा था, वो कहाँ गया? और कम से कम ये दरवाजा कहाँ गया, जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था? सही मायने में मैं बेचैन हो चुका था, और मैं एक तरह से इतना डर चुका था ना कि बस रोना ही मुझे आ रहा था। अभी मेरी कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी थी, मात्र 24 साल 25 साल के आसपास में था। ऐसी हालात से कभी मेरा पाला भी तो नहीं पड़ा था। मेरे जो उस्ताद जी थे ना, भूत प्रेत के बारे में बहुत अब कहानियां सुनाया करते थे। ऐसी ऐसी कहानियां मैं उस्ताद जी के मुंह से सुना था, लेकिन ऐसी जगह के बारे में आज तक उन्होंने कुछ बताया नहीं था, जिस जगह पर मैं आ करके फंसा हुआ था। वास्तव में मुझे रोना आ रहा था, और मैं चिल्ला भी रहा था। उस लड़की से मैं आग्रह करा था कि देखिए, आप मुझे अगर नमक मिर्च नहीं देना है, तो कम से कम मुझे बाहर का रास्ता तो बता दीजिए। मेरा उस्ताद मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे जाना है उस्ताद जी के पास में, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। आप मुझे जाने का रास्ता तो बता दो। ये कौन सी जगह में आप मुझे लेके आ गई हो? मैं तो सिर्फ नमक मिर्च की तलाश में यहाँ पर आया था। ये कह कर मैं फूट फूट कर रो रहा था, और उस लड़की से अनुरोध कर रहा था कि आप जहाँ भी हो, आप मुझे बाहर निकाल दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन उसकी जो हंसी मैं सुन चुका था, और उसकी आवाज़ बिल्कुल खामोश हुआ पड़ा था। जैसे लग रहा था कि उस बड़ा सा हॉल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। और मैं अपने आप को उस जगह पर अकेला पा करके, आप सोच सकते हैं कि जब इंसान के साथ में ऐसी अचानक घटना घटती है, ऐसी डरावनी घटना, तब उसकी हालत क्या होती होगी। वही हालत मेरी थी। मैं तो इतना घबराया हुआ था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लड़की से विनती कर रहा था कि मुझे कम से कम बाहर तो निकाल दीजिए, आप नमक मिर्च छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, अब बस मुझे बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, ताकि इस घर से हम बाहर निकल सके, अपने उस्ताद के पास पहुंच सके। लेकिन ना तो वो सामने आ रही थी, ना उसका कोई आवाज़ सुनाई दे रहा था, और ना वहाँ पर मुझे कोई दरवाज़ा दिख रहा था, ना ही खिड़की। आखिरकार वो जो चमकती हुई पीली रोशनी जो थी ना, वो धीरे 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 धुंधली होती गई। बिल्कुल पहले थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, अब फिर थोड़ा कम, और अचानक रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। अब इस जगह पर मैं अकेले फंसा हुआ, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ। मैं बार बार उस लड़की को आवाज़ दे रहा था, आप कहाँ पर हो? मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में आना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा बहुत अब समझ चुका था। उस्ताद जी हमें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते रहते थे, जो ड्राइवरों के साथ में
घटी घटना पर आधारित, सच्ची घटना पर आधारित थी। लेकिन ऐसी कहानी उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया था कि ऐसा भी होता है। अब वास्तव में मैं इतना डर चुका था, अब रोने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और अचानक उसी लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ी, आज जस्ट मेरे पीछे। आज जैसे ही उस लड़की की आवाज मुझे सुनाई पड़ी ना, तो मेरे अब शरीर में जैसे जान से आ गए थे। अब मैं मुड़ा, अब जैसे उस लड़की से रिक्वेस्ट करने की मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाल दीजिए, मजाक बहुत हो चुका है। लेकिन मेरे मुंह से जैसे ही आवाज निकला, अब वो हंसी तो दूर हो चुकी थी, जस्ट मेरे पीछे थी, अब मेरे सामने से आगे नजर आ रही थी, महसूस हो रही थी आवाज को। मैं आइडिये से उस तरफ बढ़ा तो वो हंसी किसी और जगह से आने लगी। इस तरह से उस लड़की ने मुझे एक तरफ से पागल कर दिया था। मैं जिधर मुड़ता और उधर से हंसी गायब हो जाती थी, फिर दूसरी साइड में उसकी हंसी सुनाई पड़ती। इस तरह टाइम पर टाइम व्यतीत होता जा रहा था। ना जाने वो लड़की मेरे साथ में कौन सा खेल खेल रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस समझ में आ रहा था कि मैं इस जगह से जिंदा निकलूंगा कि नहीं, बस इसी चीज का मुझे डर था। आज जो हालात बने हुए थे ना, मैं समझ चुका था कि मैं किसी भूतिया चक्कर में फंस चुका हूं। वो जो लड़की है ना, जरूर कोई चुड़ैल है या फिर कोई खतरनाक चीज है। अब मैं शायद ही निकल पाऊं। और तभी मेरे कंधे पर स्पर्श महसूस हुआ। और जैसे ही मुड़ा ना, तो एक लड़की का एहसास मुझे हुआ, बदन छूते ही। वो वही लड़की थी जो मुझे इस घर के अंदर तक ले आई थी। उसने मेरे अब एक तरह से मेरे को अपने बाहों के घेरे में कस लिया था। अब मुस्कुराते हुए जैसे खिलखिलाती हुई आवाज थी ना, अब वैसे ही खिलखिलाती हुई कहने लगी कि इतना क्या जल्दी है इस घर से जाने में, अब अंदर आ ही चुके हो तो इस घर का आनंद भी अब ले लो। तुम अपनी मर्जी से यहां से जा नहीं सकते, मर्जी तो मेरी होगी। आज जब मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी, इतना वादा करती हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ में। जब ये बात आई ना, तो मैं दहल चुका था। मैं उसकी मनसा बिल्कुल समझ चुका था। वो लड़की क्या चाहती है मैं बिल्कुल जान चुका था। उसकी स्पर्श, उसकी हाथों का अब एहसास मुझे अब समझ में आ चुका था कि उसकी लड़की का इरादा क्या है, मुझसे वो क्या चाहती है। और आखिरकार वही हुआ। जैसे ही उसने बाहों में खींचा ना, तो मैं जमीन पर गिर पड़ा था। अब मेरे ऊपर वही लड़की। इसके बाद वो जो अंधेरा जगह था ना, रोशनी से भर चुका था, जैसे पहले था। पीला पीला सा रोशनी हर तरफ से आ रहा था। आज जैसे ही मैं अपने आप को समझा था कि मैं फर्श पर गिरा हुआ हूं, लेकिन वो फर्श नहीं था। वहां तो एक मखमली और बिस्तर लगा हुआ था, एक पलंग लगा हुआ था। और उसी पलंग पर मैं गिरा, हाँ मेरे ऊपर वो लड़की सवार। बिल्कुल उसके जो बाल बिखरे हुए थे ना, अभी भी ऐसे लगा था जैसे वो अपने नहा धोकर के बालों में कंघी करना भूल गई हो। चेहरा जैसे ही चमक रहा था जैसे मैंने देखा था। गजब की खूबसूरती थी। और उसने मेरी आंखों में जो देखना शुरू किया ना, तो मैं उसकी आंखों में खोता ही चला गया था। मेरा जो डर था ना, मैं डरा हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं तो भूतिया चक्कर में फंस चुका हूँ, ये लड़की जरूर कोई भूत ही है। आज तब तक मैं उसकी आंखों में जैसे देखना शुरू किया उसने मेरे को, आज तब मैं अपने आप को भूलने लगा था। वो डर जो मेरे शरीर के अंदर था ना, वो निकलता चला गया। हाँ, ऐसे महसूस होने लगा कि लड़की मेरी जानी पहचानी है, दोस्त है। ना जाने हम उसके साथ कितनी रातें बिता चुके हैं। जरा भी संकोच ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। जब मैं उस जगह पर अब निकलने के लिए बोलने लगा उस लड़की से कि देखिए, जो आप चाहती थी अब तो हो चुका है। मेरा उस्ताद मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर मैं नहीं गया
तो उस्ताद पागल हो जाएगा। अब तो मुझे जाने दीजिए। अगर आपके पास नमक नहीं है कोई बात नहीं है, मुझे नमक की जरूरत नहीं है। अब मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कम से कम जाने का रास्ता तो अब दे दीजिए। लड़की मुस्कुराती रही और कहने लगी कि नहीं, नमक भी ले जाओ, मिर्च भी ले जाओ, जो चाहिए अब आओ मेरे साथ में। लड़की आगे आके जहां पर दरवाजा नहीं था, दीवार दिखाई दे रही थी, और जैसे ही लड़की पास उस दीवार पर पहुंची और वो दरवाजा दिखाई देने लगा था। जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था, सब कुछ पहले की तरह अब होने लगा था। आखिरकार हम दूसरे जो मेन गेट के पास पहुंचे, जहां पर मैंने वो धुआं उठता हुआ देखा था। अब वाकई में वहां पर रसोई थी और चूल्हा जल रहा था, लकड़ी जल रही थी, लेकिन खाना कुछ नहीं बन रहा था। हर सामान वहां मौजूद था और उसने बोली कि जो चाहिए इसमें से उठा लो, मैं तुम्हें छू करके नहीं दूंगी। तुम्हारा काम है, अगर नमक चाहिए नमक ले जाओ, मिर्च चाहिए मिर्च ले जाओ, मसाले की जरूरत है मसाले ले जाओ, मैं छू करके नहीं दूंगी। वो लड़की कहने लगी। मैं तो अब सब कुछ समझ चुका था कि जल्दी से जल्दी जो चाहिए ले लो और निकल लो, नहीं तो इस लड़की के इरादे अगर बदल गए फिर क्या होगा मैं अच्छी तरह से जानता था। मैं नमक लाल मिर्ची अब उठा लिया था। अब मैं जल्दी से बोला कि बस मुझे बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। लड़की हंस के कहने लगी, अंधे हो, देखो पूरा गेट खुला हुआ है। अब वास्तव में जब देखा ना, जो दरवाजा बंद पड़ा था वो खुला हुआ था। हर चीज पहले की जैसे हो गई थी। अब मैं तो बस उस जगह से कैसे भी निकल करके भागना चाहता था और वही मैंने किया। बाहर निकला ना, दरवाजे के बाहर, तो जैसे बाहर से मैं उस घर को देखा था, जैसे चूल्हा जल रहा है, धुआं उठ रहा है, सब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा था। अब बाहर से वो घर बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। हाँ, अंदर में जो मैंने वो सब दृश्य देखे थे ना, वो तो अलग ही था। आखिरकार मैं एक नज़र फिर घूम कर उस घर को देखा। अब मेरे अंदर फिर खौफ भर गया था, डर गया था। सारी हालात जो मेरे साथ में गुजरी थी उसको कैसे मैं भूल सकता था। अब कितना वक्त गुजरा, क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस यही मालूम था कि मैं जल्द से जल्द उस्ताद के पास पहुंचूं, और उसके बाद तो मैंने रेस लगा दिया था। आज जब उस्ताद के पास पहुंचा ना, तो स्टोव बंद हो चुका था। अब जो खाना था उसको उतार कर रखे हुए थे और दरी बिछा करके अपना ड्रिंक ले रहे थे। आज जैसे ही मुझे देखे आज चिल्ला पड़े, कहाँ रह गया था भाई, कहाँ रह गया था। वो आवाज़ भी, गुस्सा भी होते थे ना तो बड़े प्यार से, लेकिन आवाज़ ऊंची हो जाती थी। मैं तो बस उनके पास पहुंच करके आप नज़दीक ही जा करके ज़मीन पर गिर चुका था डर से। इसके बाद उस्ताद जी अब जो पी रहे थे वो सब छोड़ करके अब मेरे पास आ गए। कहने लगे, हुआ क्या पीके, बात क्या बेटा, बात तो बता। मैं कुछ देर तो चुप रहा कि कैसे बताऊं अपने उस्ताद को कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, लेकिन मैं सोच लिया था कि बताना आवश्यक है। इसके बाद मैं सारा बात बताने लगा। जैसे जैसे बता रहा था ना, उस्ताद जी की आंखें फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी। आखिरी बात जब मैंने ख़त्म किया ना पूरी कहानी को, उस्ताद जी को मैं देख रहा था और कह रहे थे, बेटा वो नमक वो मसाला कहाँ लाए हो। नमी जमीन पर ही रखा हुआ था, पूरी शीशी भरा हुआ। कहने लगे, जैसे लाए हो ना, अपने हाथों से उठाओ, अब पानी के तालाब के अंदर फेंक दो, जल्दी करो, देर मत करना। अब उस्ताद जी जो आदेश दिए मैं झट से पालन किया। उस मिर्च को, डब्बे को और नमक का डब्बे को उसी तालाब के अंदर फेंक दिया था। और उस्ताद कहने लगे, बेटा जल्दी जल्दी सामान समेट, हमें इस जगह पर अब 1 मिनट भी नहीं रुकना है, निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो हम लोग दोनों के दोनों फंस जाएंगे। अब वो जो वक्त था ना, हम बात नहीं कर सकते थे। अब उस्ताद जी ने जो आदेश दिया वही मेरे लिए काफ़ी था। मैं तो इस सब पहले भी भुगत चुका था।
इसके बाद सारा सामान समेट करके हम ट्रक में सवार हो चुके थे। ट्रक अब दौड़ रही थी। उस्ताद जी की नज़रें रोड पर अब मेरी तरफ कभी कभी मुड़ कर देख लेते थे। आखिरकार 1.5 घंटा का सफ़र करने के बाद एक ढाबा आया था और तब उस्ताद जी ने उस ढाबा पर अपना ट्रक रोका, लेकिन हम उतरे नहीं थे ट्रक से। तब उस्ताद जी कहने लगे कि देख पीके, मुझे नहीं मालूम था कि जो जगह तू जा रहा है वाकई भूतिया जगह है। वो जगह जानता है किसका था? मैं अब उस्ताद जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उस्ताद जी भूत प्रेत की कहानियां सुनाते रहते थे ड्राइवर भाइयों की। मैं नाम में सर हिलाया। तब वो कहने लगे कि जिस लड़की से तू मिला है ना, आज जिस घर को तू देखा था जो अंदर से बहुत विशाल दिख रहा था और तेरे साथ में ऐसी सी घटना हुई, लेकिन वो घर बाहर से छोटा था, है ना? मैंने बोला हाँ, ऐसे ही था। तब वो कहने लगे कि ये जो खेल था ना, वो लड़की थी और एक तरह से मान ले कि छलावा थी, एक तरह से शक्तिशाली चुड़ैल थी और वो सब तुझे कर रही थी, तुझे डरा रही थी ताकि तू उसका बात को मान ले, और वो अपना जिद मनवा करके तभी तुझे छोड़ी थी। अगर वो नमक का हम इस्तेमाल कर लेते, उस मिर्च का हम इस्तेमाल कर लेते ना, तो हमारे साथ वो लग जाती। अब फिर हम चाह करके भी उससे अलग नहीं हो सकते थे। जब भी उसकी इच्छा होती हमारे साथ वो खेल खेलती और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा हुआ कि हम उन चीज़ों को पानी में फेंक दिया। और इसके बाद जो मेरी हालात हुई थी ना, मैं तो और खौफ में आ चुका था। मुझे अब जो अपने आप को संभालने में टाइम लगा था। और इसके बाद हम तो अब उस ढाबा में रात भर रुके थे। वो जो सब्जी थी ना, ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई थी। चाय पी करके हम रह गए थे। भूख कभी का मर चुकी थी। सुबह जब हम अपने स्थान पर पहुंचे जहां माल खाली करना था, तब जा करके हमें थोड़ी चैन मिली थी। इसके बाद जो हमारे उस्ताद थे ना, अब अनजान जगह पर ट्रक को लगाते नहीं थे। जब भी कोई खाना बनाने का प्रोग्राम करना होता था ना, या तो हम जहाँ पर चहल पहल होती थी आसपास में, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, धर्म कांटा हो गया, या कोई रोड पर बना हुआ कोई बिल्डिंग है, आप उस जगह पर हम ट्रक को रोका करते थे। अब उस्ताद जी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी गुजर चुके हैं। उनकी याद हमें आज भी सताती है। वो हमारा जीवन में बहुत कुछ सिखाए और अभी हमें सीखना बाकी था। लेकिन मैं जब छुट्टी गया हुआ था ना, तब उस्ताद जी की तबीयत अचानक बिगड़ गया था। हॉस्पिटल में जरूर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने बचा नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रमोद कुमार की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नए चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उस कहानियों को आनंद लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी वक्त में, इसी जगह पर, इसी चैनल पर कल रात को। नमस्कार।